सो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डिपेंडेंट इवेंट। सो डिपेंडेंट इवेंट क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपका दो इवेंट एक दूसरे से डिपेंड करेंगे। अकरेंस ऑफ वन इवेंट डिपेंड्स अपॉन occurrence of second event or other event, occurrence of other event, occurrence of one event depends upon occurrence of other event in same sample space। सैंपल स्पेस सेम होगा तभी ना डिपेंड करेंगे, नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पे आपका क्या आता है, अगर कोई इवेंट E1 है और उसका E2 है और उसको आप इंटरसेक्शन ले रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ नल सेट नहीं आएगा, इसमें कोई ना कोई सेट आएगा। मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या लेता हूं, चलो सैंपल स्पेस में यही ले लेता हूं, डाइस का ही, डाइस, ये कॉइन, ये सैंपल स्पेस देखते देखते आप थक जाओगे, मैं लिखते लिखते थक जाऊंगा, लेकिन यही आएगा और एग्जाम में भी यही आएगा, क्या करें। तो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहां पे एक इवेंट ले लेता हूं, कौन सा, यही कि इवन नंबर है कोई 2 4, इवन या ऑड ले लेते हैं ना, इवन इवन बहुत हो गया, 1 3 और 5। और मैं अगर एक और इवेंट डिफाइन करता हूं जो आपका गेटिंग एन क्या होगा, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर में गेटिंग एन प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 1 प्राइम नंबर है क्या, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये आप हमेशा याद रखना। ये यहां पे मैं शॉर्ट, ये आप अपने नोट में लिख लेना, 1 इज not a prime, neither prime nor composite, 1 is neither prime nor composite। क्या होता है, इसी का ही क्या होते हैं, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स पढ़े थे हम लोग। प्राइम नंबर जो खुद से डिवीजन होगा जिसका, और 1 से डिवीजन होगा। तो कंपोजिट क्या होता है, उसके अलावा सारे नंबर कंपोजिट होंगे। सिमिलर से 3 क्या है आपका, 3 को डिवाइड करोगे तो किसके से डिवाइड होगा, या तो 3 अपने खुद के नंबर 3 से या तो 1 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर। और 5 भी क्या है, 5 भी प्राइम नंबर है। 4 क्या आपका प्राइम नंबर है, नहीं, क्योंकि हम लोग उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो वो क्या आ जाता है, कंपोजिट नंबर। 4 इज अ कंपोजिट नंबर। लेकिन आपका जो 1 है वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, इसको उसमें दोनों में काउंट नहीं करना है। E1 एंड E2, अब मैं बताइए E1 और E2 क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, हाँ, 3 एंड 5 इज कॉमन, 3 5 इज कॉमन। तो हम लोग क्या बोलेंगे ऐसे इवेंट्स को, ये E1 एंड E2 गेटिंग एन ऑड नंबर एंड और गेटिंग एन प्राइम नंबर, ये बोथ दिस इवेंट्स आर डिपेंडेंट। सो E1 एंड E2 के बीच में कॉमन आ गया। तो हमारे पास सेम सैंपल स्पेस में अगर हम लोग वेन डायग्राम से बनेंगे तो हमारे पास सेम सैंपल स्पेस में अगर यहाँ पे E1 है, ये इसका सैंपल स्पेस S है, ये आपका E1 है और ये आपका E2 आएगा। ये किस चीज का E1 है, E1 इज अ इवेंट फॉर क्या है, ये ऑड नंबर, और वो क्या है, प्राइम नंबर। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ जाएगा। तो कॉमन वाला पार्ट क्या आएगा, ये, यही आपका, यहीं पे आपका 3,5 लाई कर रहा है, और इधर क्या लाई कर रहा है आपका, इधर आपका लाई कर रहा है 1 और इधर लाई कर रहा है 2, बाकी 3 और 5 यहीं पे लाई कर रहा है, इसमें ही 3,5 यहीं पे है। तो ये आपका कॉमन पार्ट आ गया। सो E1 एंड E2 आर डिपेंडेंट इवेंट्स। सो यहां पे हमने अभी तक इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और म्यूचुअली इवेंट का हमें यहाँ पे डिफाइन करेंगे और देखेंगे उनमें डिफरेंस क्या क्या है। अभी हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देखा था, जिसमें दो इवेंट में कोई भी टर्म अगर कॉमन नहीं है और उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आता था हमारे पास, नल सेट आएगा। अगर कॉमन नहीं है तो उसका आप इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, नल सेट आएगा ही आएगा। तो उस ऐसे इवेंट्स को हम लोग बोले थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे मैंने लिया था E2 की गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन थ्रोइंग अ डाइस, और हमारे पास एक और इवेंट था E5 गेटिंग एन ऑड नंबर व्हेन थ्रोइंग अ डाइस। तो दोनों का क्या था, E2 का सेट एंड E5 का सेट बोथ डिफरेंट, और उसमें क्या है, कॉमन कोई भी टर्म नहीं आ रहा था। तो उस सेट को क्या बोलेंगे, अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद वो हमारे पास नल सेट बन रहा था, और इसीलिए हमने उसको, उन दोनों इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहा था।
सो यहां पे हम लोग उसको डिफाइन करेंगे कि क्या होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज occurrence of one event doesn't depend upon, और हमने ये भी बोला था वहां पे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोथ आर डिफरेंट। वन इवेंट occurrence of one event doesn't depend upon occurrence of other, occurrence of other in same sample स्पेस। यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे। कौन सी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें? यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? ये सेम सैंपल स्पेस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में यही लाइन सेम इंपॉर्टेंट है। यहां पे सेम सैंपल स्पेस, इसका क्या मतलब है? यहां पे देखते हैं इसका मतलब क्या है। कि मैंने आपको बताया था कि सैंपल स्पेस अगर मैं डाइस को रोल कर रहा हूं तो क्या है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो मेरे पास इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर क्या था? 2, 4, 6 एंड ऑड नंबर इज E2 E5 लिख रहा हूं क्योंकि मैंने पहले भी वो लिखा था 1, 3, 5। ये क्या हो गया हमारे पास? E2 और E5 ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन टर्म नहीं है और ये इवेंट डजंट डिपेंड अपॉन अकरेंस ऑफ द अदर। क्या बताइए? E2 क्या डिपेंड कर रहा है क्या अकरेंस ऑफ अदर में? मतलब E5 पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और एक और चीज मैंने क्या बोला? सेम सैंपल स्पेस में। ये आपका सैंपल स्पेस क्या है? इसका और इसका एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या है? ये जो इवेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? आउटकम आ रहा है किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से। तो इसके लिए जो सैंपल स्पेस है, मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स कौन से हैं, वो इनमें से सेम होने चाहिए। मतलब इस सैंपल स्पेस से ही हमने E2 निकाला है और E5 निकाला है। तो सेम सैंपल स्पेस से निकाला है हमने E2 और E5, और इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। ये भी सबसेट है इसका और ये भी सबसेट है इसका। ओके, यहां तक क्लियर है? ये भी सबसेट है इसका और ये भी सबसेट है इसका। तो क्या बोलेंगे ऐसे इवेंट्स को? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब सेम सैंपल स्पेस से दो सबसेट निकालें एंड बोथ दीज टू सबसेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं हो, व्हेन वी टेक इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सबसेट E2 इंटरसेक्शन विद E5, ये दोनों ही सबसेट हैं, उन दोनों का एक सबसेट अगर फाई आ जाए सेम सैंपल स्पेस में, तो हमारे पास उस दो इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं इंडिपेंडेंट क्या होगा। तो यहां पे अब हमारा नेक्स्ट, यहां पे क्या बोल दिया? डजंट डिपेंड अपॉन द अकरेंस ऑफ द अदर इन सेम सैंपल स्पेस। तो देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होगा हमारे पास? जैसे कि इंडिपेंडेंट इवेंट यहां पे मैं डिफाइन करता हूं वर्ड फॉर्म में, अकरेंस ऑफ, ये कहीं ना कहीं आपको सिमिलर साउंड करता है लेकिन ये बिल्कुल भी सिमिलर भी नहीं होता, ना ही सेम होता है। सेम नहीं तो सिमिलर कहां से होगा? अकरेंस ऑफ वन इवेंट, एक बार पूरा ये खत्म होने के बाद ये वाला पूरा ध्यान से पहले सुनिए, कुछ लिखना नहीं है, पूरा एक बार ओवर हो जाए उसके बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर नहीं समझ में आया तो एक और बार रिपीट करके इसको वापस से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होंगी। अकरेंस ऑफ वन इवेंट डजंट डिपेंड अपॉन, मैं सेम ही लिख रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेम ही हो। अकरेंस ऑफ अदर, बस चेंज कहां पे आएगा? आप यहां पे आएगा कि यहां पे हम लोग बोलेंगे कि डिफरेंट सैंपल स्पेस, और यही सबसे बड़ा चेंज है। आप जब सैंपल स्पेस ही चेंज कर दोगे तो वो दोनों एक्सपेरिमेंट डिपेंड कहां से करेंगे एक दूसरे पे? अगर मैं सैंपल स्पेस ही चेंज कर दूं तो
मेरे पास दो इवेंट एक दूसरे से कैसे डिपेंड करेंगे। जैसे मान लेता हूं मेरे पास ये एक सैंपल स्पेस है रोलिंग अ डाइस का, ओके। एक और मैं सैंपल स्पेस लिखता हूं यहां पे, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मान लेते हैं मेरे पास सैंपल स्पेस क्या है, टॉसिंग टू कॉइन्स, टॉसिंग टू कॉइन मेरे पास सैंपल स्पेस है, TH HT एंड TT, ये मेरे पास सैंपल स्पेस आ गया। अब मैं बोल रहा हूं यहां पे मैं एक कोई इवेंट डिफाइन कर रहा हूं E3, और मैं वो इस इवेंट को क्या बोल रहा हूं, वो इवेंट है गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। तो गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड क्या होगा, आपके पास एक ही हेड आना चाहिए। एग्जैक्टली वन हेड बोला मतलब एक ही हेड, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, या तो ये या तो ये। तो हमारे पास E3 का इवेंट क्या हो जाएगा, या तो टेल हेड या तो हेड टेल। ये हमारा क्या हो गया, इवेंट हो गया, ये हुआ इवेंट। अब आप बोल रहे हो E2 और E3, E2 इंटरसेक्शन विथ E3, क्या आपको कुछ मिलेगा, नल सेट ही मिलेगा। क्यों, क्या इसमें दोनों में कुछ कॉमन है, E2 और E3 में कोई कॉमन नहीं है। यहां पे भी क्या था, कोई कॉमन नहीं था, लेकिन यहां पे डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बताइए। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें सैंपल स्पेस ही अलग है, इसमें आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं एंड इसमें डाइस को रोल कर रहे हैं, और आप इस इवेंट को आप इस इवेंट से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये क्या होंगे, दोनों क्या डिपेंड करेंगे, क्या नहीं करेंगे। गेटिंग अ इवन नंबर इन डाइस एंड गेटिंग एन एग्जैक्टली वन हेड इन टॉसिंग टू कॉइन, बोथ आर इंडिपेंडेंट, वो दोनों पे कभी डिपेंड नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास दो मैच हैं, जैसे आप क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, ओके। क्रिकेट भी खेलते हैं, टीम में कई लोग खेलते हैं, दो स्पोर्ट खेलते हैं, कई लोग तीन स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। मान लेते हैं आप तीन भी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं, तीन स्पोर्ट्स खेलते हैं। क्या क्या खेलते हैं आप, क्रिकेट, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, तीन स्पोर्ट्स खेलते हैं आप। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी है क्रिकेट में वो 1/3, इसमें फुटबॉल में जीतने की प्रोबेबिलिटी है आपके पास 2/5, इसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी है आपके पास, इसमें भी आपके पास 1/3 है मान लेते हैं। क्रिकेट में जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3, फुटबॉल में जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/5 एंड वॉलीबॉल में जीतने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/3। तो आपके पास ये तीन अलग अलग इवेंट हो गए। तो ये आपके पास तीन अलग अलग प्रोबेबिलिटी आ गई, किसकी, विनिंग की प्रोबेबिलिटी आ गई। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, विनिंग है। यहां पे इवेंट ये E1, ये E2, ये E3, P ऑफ E1, P ऑफ E2 एंड P ऑफ E3। तो बताइए क्या P ऑफ E1 और E2 और E3 क्या ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, क्या ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आप क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट में जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप फुटबॉल में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, कोई फर्क पड़ता है क्या। ऐसा नहीं आपको एक ही दिन में खेलना है तो फर्क पड़ जाएगा, मैं उस केस की बात नहीं कर रहा हूं कि आपने क्रिकेट खेल के आए, आप थक गए तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे फुटबॉल में जीतने के, उसके बाद आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो और आप थक जाएंगे, तो उसमें के बाद वॉलीबॉल खेलने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि आप टायर्ड फील करेंगे। वैसा वाला कोई केस नहीं है, आप अलग अलग सीजन में खेल रहे हैं। आप एक महीने में क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके अगले महीने में किसी दिन में आप फुटबॉल खेल रहे हैं, उसके अगले दिन में वॉलीबॉल खेल रहे हैं, उसके अगले महीने में, तो आपका बॉडी तो फुल कंप्लीटली रेस्ट है, तो आप सेम एनर्जी से तीनों स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। तो 1/3, 2/5 और 1/3 आपका विनिंग का चांसेस है। तो ये तीनों इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। क्यों इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, क्योंकि इनका सैंपल स्पेस ही अलग है, आपका सैंपल स्पेस अलग है। यहां पे मेरे पास सैंपल स्पेस क्या है, जैसे मेरे क्रिकेट में मेरे पास कोई तीन टीम पार्टिसिपेट कर रही है, जैसे कि हमने आईपीएल देखते हैं तो आईपीएल में क्या है, मुंबई इंडियंस, CSK एंड RCB, अगर तीन ही टीम पार्टिसिपेट कर रही है तो मुंबई के जीतने के चांसेस कितने हैं, 1/3 है। अगर मान लेते हैं कि फुटबॉल है, इसमें से आप एक टीम में हो या जो भी हो 1/3, वैसे ही फुटबॉल है, फुटबॉल में आपके जीतने के चांसेस कितने हैं, 2/5। तो आपका यहां पे 2/5, मान लेते हैं आप बैटिंग कर रहे हैं,
आप मान लेते हैं इसमें बेटिंग कर रहे हैं, मतलब बेटिंग मतलब ये वाली बेटिंग कर रहे हैं, तो आपके जीतने के चांसेस 1/3 है। क्रिकेट में आप बैट कर रहे हैं और मुंबई को ले रहे हैं, तो वैसे ही फुटबॉल में मान लेते हैं आपने अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप में ही आपने बैटिंग की और अलग अलग ब्राजील, इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन या फिर ऑस्ट्रेलिया, इनमें आपने ये 5 टीम खेल रही हैं, तो आपने इंग्लैंड के जीतने की प्रोबेबिलिटी आपने मान लेते हैं इसमें 2/5 आ रही है, क्योंकि इंग्लैंड अच्छी टीम है, उसमें प्रोबेबिलिटी उसकी 2/5 आप मान लेते हैं, क्योंकि ये अनबायस्ड नहीं है, इसमें कुछ बायसिंग है। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्लेयर्स के एट्रीब्यूट्स अलग अलग होते हैं, तो आपकी 2/5 है यहां पे प्रोबेबिलिटी। तो क्या यहां पे आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी बैटिंग में क्या डिपेंड करेगी क्या क्रिकेट में जो जीत रहा है और फुटबॉल में जो जीत रहा है आप जीतोगे, क्या उस पर डिपेंड करेगा क्या? दोनों इवेंट अलग अलग है। क्यों? क्योंकि बोथ सैंपल स्पेस अलग है, दोनों का सैंपल स्पेस जब अलग है तो उसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी अलग अलग होगी। वैसे ही वॉलीबॉल में अगर आपकी ए बी सी 3 टीम है तो तीनों का सैंपल स्पेस क्या है? अलग अलग है। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? these three events are इंडिपेंडेंट इवेंट, these 3 events are independent। तो यहां पे ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। मैं इसलिए टाइम लिया है क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स में। क्यों? क्योंकि दोनों में आपको नल सेट ही दिखेगा इंटरसेक्शन में, लेकिन इसमें सैंपल स्पेस अलग होगा और इसमें सैंपल स्पेस अलग होगा। ओके, यहां तक क्लियर है? अगर हम लोग इसको सेट फॉर्म से समझने की कोशिश करें, एक और तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा? एक और तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास इसमें सैंपल स्पेस, अगर मैं ये बनाता हूं, तो अगर मैं इसमें इवेंट दिस इज E2, तो यहां पे इवेंट क्या होगा मेरे पास? E5, और यहां पे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए मैंने E2 और इंटरसेक्शन E5 को नल सेट बोला है। सिमिलरली अगर मैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स का एग्जांपल ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास 2 सैंपल स्पेस ही आएंगे, एक सैंपल स्पेस S1, एक सैंपल स्पेस S2। जब सैंपल स्पेस ही अलग होगा तो आपका इवेंट तो कभी कॉमन नहीं आएगा। इस सैंपल स्पेस में कोई इवेंट है, मान लेते हैं ये डाइस का सैंपल स्पेस है, तो इसमें E2 ले लिया। ये टॉस, ये वाला सैंपल स्पेस है, टॉसिंग 2 कॉइन्स, तो ये आपका E3 है। तो ये क्या है? यहां पे भी आपका E2 और E3 क्या आएगा? नल सेट आएगा। लेकिन ये जो 2 इवेंट है वो क्या होंगे? आपके इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका सैंपल स्पेस अलग अलग है। ये सैंपल स्पेस कौन सा है? ये वाला S1, और ये कौन सा है? S2। तो ये आपका सैंपल स्पेस 2 है। बोथ आर सैंपल स्पेस डिफरेंट, यहां पे यही लिखा हुआ है, फॉर डिफरेंट सैंपल स्पेस। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट इज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। हमने एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स देख लिया था। नेक्स्ट इज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। ये हमने बाद ही में पढ़ते हैं, लेकिन हमने अभी एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट देख लिया, तो हम लोग कंटिन्यूशन में ही देख लेते हैं तो ज़्यादा सिंपल होगा हमारे लिए। सो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होगा? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स होता है आपका ऐसे इवेंट्स, जैसे यहाँ पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, 1 और 2 इवेंट्स, 1 और 2 इवेंट्स इज, आप जब एक या 2 इवेंट लेते हैं, मतलब ए और बी, 2 आपके क्या है? इवेंट है, या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं, सी। 1 और 2 इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, सेड टू बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, जो यहां लिख लेना आप, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव if occurrence of one is necessarily, यहां पे थोड़ा गलत हो गया मेरे स्टेटमेंट, 1 or 2 events are said to be mutually exhaustive if one of them necessarily occurs।
इफ वन ऑफ देम नेसेसरली अकर्स। सो यहां पे क्या बोल रहा है, वन और टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स इफ वन ऑफ देम आर नेसेसरली अकर्स। मतलब यहां पे आपका दो इवेंट अगर मैं मान लेता हूं ए या फिर E1 E2 ही ले लेते हैं, E1 एंड E2 म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कब होगा, जब इफ वन ऑफ देम नेसेसरली अकर्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रोलिंग अ डाइस को लिखेंगे हम लोग, रोलिंग अ डाइस, तो आपका सैंपल स्पेस में क्या आता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो जब ये इसमें देखोगे 1 और 2 इवेंट्स, मतलब आपका 1 आने के चांसेस, अगर मैं E1 डिफाइन करता हूं कि गेटिंग 1 ऑन थ्रोइंग अ डाइस और रोलिंग अ डाइस, तो ये आपका इवेंट हो गया E1। तो सिमिलरली गेटिंग 2, गेटिंग 3, गेटिंग 4, गेटिंग 5, गेटिंग 6 अलग अलग इवेंट हो गए। तो ये हम लोग इन इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनमें से आपका कोई ना कोई एक तो आपका हमेशा अकर होगा। नेसेसरली मतलब हमेशा एक ना एक आपका अकर होगा। नेसेसरी मतलब जरूरी है, वो जरूरी है कि एक ना एक आपका अकर होगा। वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम नेसेसरली अकर्स। सो यहां पे या तो ये अकर होगा, या तो ये अकर होगा, या तो ये अकर होगा, या तो ये। ऐसा कभी नहीं होगा कि इनमें से कोई नहीं आएगा। ऐसा आएगा क्या, आप डाइस थ्रो किए और इनमें से कोई नहीं आएगा। ऐसा वाला डाइस नहीं जो आप बचपन में देखते थे, जो फॉल्टी डाइस जिसमें आपका बीच में आ जाता था, दोनों में से कोई नंबर नहीं दिखाता था, वैसा कोई डाइस नहीं है आपका। ऐसा कंप्लीटली क्यूबिकल डाइस है जिसमें आपका या इनमें से कोई ना कोई एक ही आएगा। वैसा गोल वाला डाइस नहीं है जो ऐसा हेक्सागोनल डाइस होता था, देखे हो ना बचपन में, ऐसा हेक्सागोनल डाइस होता था। कभी कभार क्या होता था, ये ऐसे अटक जाता था, उससे ऐसे अटक जाता था, तो उसमें आप बता ही नहीं पाते थे 5 आया 6 आया, फिर आप लड़ते थे अपने कजन से या जिसके साथ भी खेल रहे थे कि मेरा 6 है या 5 है, जो भी है। तो वैसा डाइस नहीं है यहाँ पे क्यूबिकल डाइस है। सो यहाँ पे इनमें से 1 to 6 में से आपका कोई ना कोई तो एक ना एक बार अकर तो होगा ही। इनमें से जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई आउटकम आएगा ही। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट्स। ओके, यहाँ क्लियर है कि म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट क्या होता है। अगर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं इवेंट, तो 1 और 2 इवेंट, 1, 2 और मेनी, कुछ भी A, B, C, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, जो भी आप डिफाइन करना चाहें आपका इवेंट्स को, वो क्या होगा, कब 1 ऑफ देम ऑलवेज या नेसेसरली अकर्स। कोई ना कोई एक तो आपको होना ही चाहिए अकरेंस में। ठीक है, एग्जॉस्टिव क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे, ये सिंपल था। इसके बाद एक और आता है हमारे पास लास्ट, जो हम पहले पढ़ा करते थे, हम लास्ट पढ़ रहे हैं यहां पे, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, हमने एग्जॉस्टिव में बोला कि नेसेसरली एनी वन ऑफ देम अकर्स। हम लोग यहां पे बताएंगे कि हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स किसको बोलते हैं। हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट्स, हमारे पास वो इवेंट्स होते हैं जिसमें सारे जितने भी एलिमेंट्स है सैंपल स्पेस के अंदर, सारे की आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो। जैसे कि अगर सैंपल स्पेस हमारे पास सेम हेड और टेल ही ले लेता हूं मैं, अगर मैं सिर्फ हेड टेल ले लेता हूं, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। अगर मैं डाइस को रोल करूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6 और इसकी भी 1/6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर इन अ डाइस इज, वो क्या है, गेटिंग अ नंबर इन डाइस इज 1/6। तो आपकी 1 आने की प्रोबेबिलिटी, गेटिंग एग्जैक्टली 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 इज इक्वल टू गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2, गेटिंग प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 3। ये ऑल क्या है, सेम आने चाहिए आपके। मतलब ऑल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। मतलब यहां पे स्टेटमेंट करेंगे, चांसेस ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, चांसेस ऑफ गेटिंग
chances of getting all possible outcomes, chances of getting all possible outcome is same. Then these events are known as, then this is event are known as equally likely event. ठीक है, यहां तक क्लियर है? इक्वली लाइकली इवेंट आपके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनके आने की जो प्रोबेबिलिटी है या फिर चांस है, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है? चांस ही एक तरीके से, आने की चांस कितनी है? वो आपके इक्वल ही लाइकली है, इक्वली लाइकली है मतलब सेम है। क्लियर है इतनी बात? ये हमारा यहां पे इवेंट्स के टाइप्स कंप्लीट हो गए। क्या क्या देख लिया था हमने? एक्सक्लूसिव, जिसमें आपका सेम स्पेस में इंटरसेक्शन नल आ रहा था। उसके बाद देखा था इंडिपेंडेंट, जिसमें आपका डिफरेंट सैंपल स्पेस में आपका इवेंट्स का इंटरसेक्शन नल आ रहा था, और वो हमेशा नल ही आएगा। अगर आप सैंपल स्पेस ही चेंज कर दोगे तो आपका चेंज ही आएगा। उसके बाद डिपेंडेंट था, जिसमें डिपेंड कर रहे थे दो आपके ए और बी, अगर दो इवेंट लेते हो और दोनों आपके अगर डिपेंड करने एक दूसरे के ऊपर, मतलब अगर उसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा था कॉमन, तो वो क्या होगा? आपका डिपेंडेंट। उसके बाद हमने क्या देखा था? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स में क्या बोला था हमने कि अगर हम दो इवेंट लेते हैं तो आपका दोनों में से कोई एक तो आपका नेसेसरीली एक ना एक इवेंट अकर करना ही चाहिए। या फिर आप 6 ले लो, 6 इवेंट ले लो तो 6 में से कोई एक ना एक आपका एट ए टाइम अकर करेगा ही करेगा। सो एक्सपेरिमेंट करने पे। और हमने लास्ट में देखा इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब जितने भी आपके हैं पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, उनका चांस सेम होना चाहिए, उनका चांस सेम होना चाहिए कि आप यहां पे उनका सबका चांस यहां पे देखेंगे सेम है गेटिंग इनमें से 1 2 3 आने का सबका चांस 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 से। ओके, जैसे ही आपका गेट में भी आप सब प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका सबका चांस क्या है? इक्वली लाइकली है फॉर गेटिंग अ रैंक 1। गेटिंग अ रैंक 1 आपका सबका चांस क्या है? इक्वली लाइकली है, कोई भी ला सकता है 1 रैंक। ऑल जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो सब क्या है? एक इवेंट्स है। उन इवेंट क्या है? गेटिंग अ रैंक 1 फॉर यू, फॉर अदर उसके लिए दूसरा इवेंट हो गया, फिर एक और आपका फ्रेंड है उसके लिए अगर गेटिंग अ रैंक 1 वो आपका तीसरा इवेंट हो गया। सबके लिए कितना है? आपका चांसेस आर सेम फॉर गेटिंग रैंक फर्स्ट। ओके, यहां तक क्लियर है? तो ये होता है आपका इक्वली लाइकली इवेंट।